हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। इसमें हमारी 2 ब्लॉक है जो हमें कवर करना है और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो संप्रेषण के मूल तत्व हैं। इसके अंदर हमारे 5 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है संप्रेषण का अर्थ, सेकंड संप्रेषण के विधिक रूप, थर्ड संप्रेषण का प्रयोजन, फोर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया एंड लास्ट सफल संप्रेषण। तो इसमें जो हमारा सबसे जो मेन चीज़ हमें समझनी चाहिए, संप्रेषण। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण मतलब जो हम बात करते हैं, हम बोल के किसी को हम अपनी बातें बताते हैं, लिख कर बताते हैं, हम अपने बिहेवियर से मतलब शारीरिक हाव भाव से हम जो सामने वाले को अपनी बात बताते हैं उसे हम संप्रेषण बोलते हैं। सिंपल से अगर वर्ड्स में बताएं तो संप्रेषण एक संवाद है, यह एक संपर्क है जिसे हम एक दूसरे को अपनी बात एक दूसरे से हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसको हम अपनी बात बताते हैं और वो हमें अपनी बात बताता है। बोल कर, सुन कर, देख कर, पढ़ कर, चित्र बनाकर या एक दूसरे की आंखों में देख के इशारों से बातें समझना, ये सारी चीज़ें हम इसी इन सारी चीज़ों से ही हम अपनी बात को किसी दूसरे वाले सामने वाले बंदे को हम बताते हैं, उसी को हम संप्रेषण बोलते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ ही क्या है कि संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो कहने का मतलब ये कि संप्रेषण एक संवाद है, मतलब हम जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से वो हमारा संप्रेषण कहलाता है, जिसे हम बोल कर, सुन कर, देख कर, ये सारी चीज़ों से हम अपनी जो कहना चाहते हैं सामने वाले को, वो हमारी बातों को समझता है। और हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि अगर हम किसी की बात नहीं सुनते तो वो संप्रेषण टूट जाता है हमारा। तो उसी को हम संप्रेषण को सफल संप्रेषण समझते हैं। संप्रेषण के बहुत सारे अर्थ होते हैं और अगर हम सिंपली अगर बोले तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वक्ता मतलब जो अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, जो वक्ता होता है वो अपना संदेश श्रोता तक पहुंचाता है। श्रोता वो जो उस संदेश को रिसीव करने वाला होता है। मतलब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हुई वक्ता और आप जो मेरी बातें सुन रहे हो तो आप श्रोता हुए। तो वक्ता जब अपना संदेश श्रोता को पहुंचाता है तो उसी की प्रक्रिया को हम संप्रेषण बोलते हैं। तो ये था हमारा संप्रेषण का अर्थ। अब दूसरा टॉपिक जो आता है संप्रेषण के विधिक रूप। अब संप्रेषण के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जैसे हम बोल कर बात बताते हैं, लिख कर अपनी बातें बताते हैं, और हम अपने आंगिक मतलब कि हम जो अपने बिहेवियर से, अपने बॉडी लैंग्वेज से और इन सब से जो हम अपनी बातें बताते हैं। जैसे कोई बोल नहीं पाता है तो वो अपने हाव भाव से अपनी बातें हमें बताता है, हमें समझाता है। तो ऐसे बहुत सारे रूप होते हैं संप्रेषण के। तो उसी में जो हमारा सबसे पहला रूप होता है वो है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण, मौखिक के वर्ड से ये समझ में आया होगा कि हम बोल कर जब हम अपनी किसी को बात बताते हैं तो वो जब हम अपनी बोल कर किसी को अपनी बात बताते हैं तो उसे हम मौखिक संप्रेषण बोलते हैं। जैसे कि हम सुबह से लेके शाम तक हम बोलते रहते हैं, कभी किसी को हम अपनी बात बताते हैं, किसी से हम अपने कुछ संदेश देना चाहते हैं तो उस तरीके से हम बात करते हैं। हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस करने होते हैं तो उस तरीके से हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम सुबह से शाम तक हम ऐसे ही बातें करते रहते हैं और यही मौखिक संप्रेषण होता है। और मौखिक संप्रेषण के अंदर है ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है शब्दों और वाक्यों का चुनाव। शब्दों और वाक्यों का चुनाव मतलब इसे
क्या होता है कि जब हम कुछ भी हम जब किसी से हम बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का हमें यूज़ करना चाहिए जिससे सामने वाले को हमारी बात बहुत ईज़िली समझ में आ जाए। अब जैसे मैं वो आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मुझे ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का मुझे यूज़ करना चाहिए जिससे आपको मेरी बात बहुत जल्दी से समझ में आ जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है आवाज़। आप आवाज़ इतनी नर्म, इतनी धीरे तरीके से बोलिए और कि सामने वाले को भी सुन के बहुत अच्छा लगे। बहुत जैसे होता है ना कि किसी किसी की आवाज़ बहुत मीठी मीठी सी होती है और उसी तरीके से वो आपकी बात को सुनना पसंद करेगा और वो और ज़्यादा सुनने को पसंद करे। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, तो सॉन्ग हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत अच्छे तरीके से सुनाता है, इसलिए हम सॉन्ग सुनते हैं। हमें गानों में इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत धीमे तरीके से बोलते हैं, बहुत नर्म तरीके से बोलते हैं, एक एक शब्द हमें समझ में आता है। इसी तरीके से हमें जब भी कुछ हम किसी को बोलना चाहते हैं तो हमें अपनी आवाज़ तो एक तो धीमी रखनी चाहिए और ऊपर से बहुत आराम से जो शब्द हम यूज़ करें उनको ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है स्वर। अब क्या होता है कि स्वर मतलब कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मैं किसी को बोल रही हूँ कि इधर आ, तो वो इधर आने से वो पहले समझेगा कि वो इधर आ बुला रहा है मुझे। तो वो किस अगर आप बहुत आराम से मीठे आवाज़ में बोलते हो तो सामने वाले को लगेगा हाँ ये ऐसे मतलब कुछ बात करनी होगी इसलिए मुझे बुला रहा है। और आप ऐसे चिल्ला के बोलते हो और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसको गुस्से में बुला रहे हो या उसको कुछ सुनाने के लिए बुला रहे हो। तो सामने वाला ना आपके पास या तो आएगा नहीं, और आएगा तो उसका वो पहले से उसके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि आप उस पर चिल्लाने वाले, तो वो उस चीज़ के लिए वो आप पे भी चिल्लाएगा कि मैं ना आता जा। तो ऐसे शब्द होते हैं, इसलिए हमें अपने स्वर को भी ना बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहिए कि आप बोलना क्या कैसे चाह रहे हो, आप उस तरीके से बोलो ताकि सामने वाले को उस वही लगे जो आप उसको बोलना चाहते हो। तो मौखिक संप्रेषण में हमारे इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला शब्दों और वाक्यों का चुनाव, दूसरा आवाज़, तीसरा स्वर। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है आंगिक संप्रेषण। क्या होता है कि कई बार हमें ना हमेशा जो इंसान होता है ना वो बोल कर नहीं बताता अपनी सारी बातें। काफ़ी सारे लोग सिर्फ हम बोलकर ही अपनी बातें नहीं बोलते हैं। कई बार हमारे शरीर के जो अंग होते हैं जैसे आँख, हाथ, पैर, कंधे, ये सब भी हमारे संप्रेषण में सहयोग देते हैं। मतलब इन सब की वजह से भी हम संप्रेषण में हमारी हेल्प मिलती है। अब जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम कोई सामने हमारे खड़ा है, ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसके हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं कि उसको हमारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं और वो अपने हाथों को ऐसे ही हिला रहा है और आंखें इधर उधर देख रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम वहाँ पे अपनी टॉप बात को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हमारी आँखें है ना, आंगिक संप्रेषण का बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम खुश होते हैं तो हमारी आँखों में ना एक अलग सी चमक होती है। और जब कई बार जैसे लोग बोलते भी हैं कि देखो उसकी आँखें कितनी चमक रही है, इसका मतलब वो बहुत खुश है। और कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि देखो उसकी आँखें कितनी लाल है, इसका मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसको नींद पूरी नहीं हुई है। उसकी फेस को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसका मुंह उतरा हुआ है, तो मतलब उसको भाई वो सैड है। तो ऐसे ये सारी क्या होते हैं, इन सब चीज़ों से हमें ना पता चल जाता है, बिना बोले भी हम सामने वाले की कुछ कुछ बातें हम समझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आंगिक संप्रेषण में होती हैं। आंगिक संप्रेषण भी हमारा
संप्रेषण करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण तो हमारे लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हम बोलकर भी अपनी बातें बताते हैं, देखकर भी हम समझ जाते हैं, ये सारी चीज़ों से हम समझ जाते हैं। और साथ ही साथ आजकल तो हम लिखकर भी एक दूसरे से हम अपनी बातें शेयर करते हैं। जैसे हम लेटर भेजते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएँ, नाटक, ये सारी चीज़ों से भी हम जो लिखते हैं उनके बारे में हम समझ जाते हैं। ऐसे मतलब लिखना ना मतलब एक कला होता है। और किसी भी तरह का जो लेखन होता है उसको लिखने के लिए हमें ना 5 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहला, क्या। दूसरा, क्यों। थर्ड, कौन। फोर्थ, कब। फिफ्थ, कैसे। क्यों, तो वो जो आप संदेश में जो आपके ध्यान रखने की चीज़ है ना, संदेश में आप कोई भी संदेश भेज रहे हो या पत्र भेज रहे हो, कुछ भी लिखने की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए आप लिखना क्या चाह रहे हो। आप उसको लेटर लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, या कुछ लेख लिख रहे हो, या कुछ कहानी लिखना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका विषय क्या होना चाहिए। तो वो क्या है, विषय क्या होना चाहिए आपका, क्या विषय ले रहे हो आप। सेकंड, क्यों। आप जो कुछ भी आप जो लिखना चाह रहे हो, क्यों लिख रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, कौन। आप जिसको संदेश भेज रहे हो वो कौन है, आप उसके क्या लगते हो, आपका उसका क्या रिलेशन है, और आप उसको क्या मतलब वो कौन है। आप जब आप ये जान लेते हो कि वो आपके सामने वाला आपका दोस्त है, फैमिली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिखने का जो शैली होती है, अब मतलब फॉर्मेट होता है, वो आप वो उसी फॉर्मेट में लिखोगे। आप दोस्त होते तो उनसे तो हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से हम लिखते हैं, जैसे हम जिस तरीके से हम उससे बात करते हैं वैसे ही लिखना पसंद करते हैं। और जैसे हम फैमिलीज़ में किसी से बात कर रहे हैं तो उससे हम उस तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से फैमिली वालों से बात की जाती है, बहुत औपचारिक तरीके से बात की जाती है, तो हम वैसे ही करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि हम लेटर या कुछ भी जो हम भेज रहे हैं वो कौन है, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। उसके बाद आता है कब। कब, कि आप उसमें लेखन मतलब जो भी आप लेख लिख रहे हो उसमें दिन और तारीख वो डालना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो उसको कब लिख रहे हो और वो कब जा रहा है उसके पास। ठीक है। उसके बाद आता है कैसे। अब वो कि आप कैसे लिख रहे हो। अब यहाँ पे बात बात आती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, तो आप है ना फिर ये डिसाइड कर पाओ, फिर आप है ना मतलब ये डिसाइड हो जाता है कि आपको लिखना कैसे होता है, तो आप वो उस तरीके से लिख पाते हो, तो उसमें ना आपको फिर लिखने में और सामने वाले को पढ़ने में ना दिक्कत नहीं होती है, तो वो आपका संदेश बहुत आसानी से समझ जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक बचता है इसका, संचार माध्यम। संचार माध्यम, आप संचार से ही समझ रहे होंगे कि संचार माध्यम होता क्या है। संचार मतलब कि हम जो आजकल समाज में यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और ऑडियो, फिल्म, इंटरनेट, ये सारे हमारे जन संचार माध्यम से होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत आसानी से संप्रेषण कर पाते हैं। अब जैसे हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में हमें जो बाहर जो चल रहा होता है, क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट आई है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये सारा हमारा जो टेलीविज़न है उसके द्वारा हमें मिल रही है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये सारी जन संचार माध्यम भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम होता है कि इसके द्वारा भी हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के आसपास के में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। तो वो इस चीज़ में भी हमारा हेल्प करता है। तो ये संप्रेषण की
के विविध रूप हैं। फर्स्ट मौखिक संप्रेषण, दूसरा आंगिक संप्रेषण, तीसरा लिखित संप्रेषण और चौथा संचार माध्यम। ये 4 माध्यम हैं। ये 4 अलग अलग विविध रूप है हमारे, जिसमें हमारा संप्रेषण को सफल बनाता है। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है संप्रेषण का प्रयोजन। संप्रेषण प्रयोजन का मतलब कि उसका संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। अब क्या है कि हम यहाँ पे समाज में रहते हैं, तो हमें क्या है, हम यहाँ पे अकेले तो रह नहीं सकते, हमें सबसे बात करने की ज़रूरत होती है। सबको हम देखते हैं, किसी से हम ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमारा मन करता है किसी से बात करने का, कुछ बताने का, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सारी हमारी ज़रूरत होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट होता है व्यक्तिगत ज़रूरत, कि हमारी क्या है कि हम लोग मतलब क्या करते हैं कि हम काम करते हैं, खाने पीने रहने और प्यार करने, और इन सब से क्या है कि हम जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए हमें इन सब की ज़रूरत है, इसलिए हम सबसे लोगों से बात करते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की पीने की, या फिर हमें कहीं रहना है, तो उसके लिए हम बात करते हैं लोगों से, तब हमें रेंट पे हाउस मिलता है। तो इन सब से हम क्या होते हैं, हम बात करते हैं, तब हमें हमारी ज़रूरत पूरी होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है व्यक्तिगत संबंध, कि हम दूसरों से क्या आता है कि हम बात तब कर पाते हैं जब उसके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है। इसलिए हम दूसरों से रिश्ता बनाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं। फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम फैमिलीज़ में रहते हैं, फैमिली में जैसे अभी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले रहते हैं, तो वहाँ पे हम आसपास में जो पड़ोस में कोई होता है, तो उनसे हम दोस्ती करते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे हमारी ज़रूरत है कि हम दूसरों से बातचीत करें, हम रिश्ते बनाएं, ताकि हम उनसे थोड़ी बहुत हेल्प भी ले सकें, हमारा मन करे तो हम उनसे बात कर सकें। तो ये हमारी व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इसकी हमें ज़रूरत होती है। तीसरा सूचना। अब क्या होता है कि क्या है कि हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते हैं किसी चीज़ को लेके। अब जैसे छोटे बच्चे को देख लो, छोटे बच्चे क्या होता है कि वो आसपास में चीज़ें देखते हैं, तो उसके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कौन है, क्या है, कैसे करता है ये काम। तो वे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन है ना इकट्ठी करने की कोशिश करता है। तो वो कैसे हो सकता है, संप्रेषण के थ्रू, कि जब वो बात करेगा, हम बोलेगा, तब जाके वो हमसे क्वेश्चन करेगा, और फिर हम उसको जाके क्वेश्चंस के उसके आंसर देंगे कि ये ऐसे होता है, ये इसलिए काम करता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, ये जीवन भर चलती रहती है। जो कि क्या होता है कि हम लाइफ टाइम हमें ना बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो ये चलती रहती है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, आपस में बातचीत। अब क्या है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और फिर दूसरों की बात सुनते हैं, कभी हम गप मारते हैं, गॉसिप करते हैं। सबसे मतलब अगर सबसे अच्छा जो मनोरंजन जो उदाहरण है ना, वो मतलब गॉसिप करना होता है, मतलब गप मारना। क्योंकि लोग हैं ना, बहुत मज़ा आता है लोगों को बातें करने में। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे आसपास में या हमारे घर पे जो दादी होती है, अगर उनसे कोई पड़ोस में दादी मिलने आ गई, तो क्या होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक गप्पे मारते रहते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है इधर उधर की बातें करना, ये करना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों की भी हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है आग्रह। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना। अब जैसे हम कोई भी संप्रेषण के लिए हमें किसी चीज़ की ये ज़रूरत हो कि हाँ तुम है ना हमारी ये इस चीज़ में हमारी हेल्प कर दो, मुझे ना इस चीज़ की हेल्प चाहिए, तो हम किसी से मतलब हेल्प लेते हैं। और जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम जब प्रोडक्ट्स को हमें जब बेचना होता है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ना आप इसको एक बार यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, ये ऐसे यूज़ होता है, ये ऐसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लास्ट आता है मनोरंजन। मनोरंजन तो हंसना, हंसाना, दुख दूसरों से शेयर करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम टेलीविज़न, सिनेमा, कोई कुछ लोग बुक पढ़ के भी अपना एंटरटेनमेंट करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम लोग संप्रेषण करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके ना सबसे मेन 3 हिस्से होते हैं: प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। प्रेषक मतलब कि संदेश मेरा ये है कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। और प्राप्तकर्ता कौन हुए? आप हुए, कि मैं जो संदेश देना चाहती हूँ वो आपको मिल रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप प्राप्तकर्ता हुए। मैं बोल रही हूँ तो मैं प्रेषक हुई। और संदेश मेरा हुआ कि ये चैप्टर जो मैं समझा रही हूँ ये आपको समझना है, तो ये मेरा संदेश हो गया। तो इसके अंदर भी 9 प्रमुख रूप से कुछ तत्व शामिल हैं। जो पहला है स्रोत, दूसरा वर्तकता क्षमता, थर्ड संदेश, मध्यम प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। स्रोत मतलब क्या होता है कि हमारा जो संदेश है ना, किसी को भी जो हम संदेश देना चाहते हैं ना, उसका जो जन्म है ना वो स्रोत से होता है। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात किसी से कहना चाहता है तो उसके माइंड में पहले कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं, उसको फिर वो अब दूसरे को, सामने वाले को बताता है, तो उसी को हम स्रोत बोलते हैं। ये हम अपना मौखिक संप्रेषण के रूप में अगर हम देखें तो उसमें ना श्रोतोवर्ता कहते हैं कि वो अपनी बात किसी को कहना चाहता है। दूसरा आता है वर्तकता क्षमता। अब इसमें क्या है कि ना जो वक्ता की जो भाषा है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, और उसका जो वो संदेश देना चाहता है ना, तो सामने वाले को वो संदेश समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संदेश। अब संदेश का तो मतलब समझ ही गए होंगे कि संदेश हम मौखिक में भी दे सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं या आंगिक में भी दे सकते हैं। उसमें क्या है कि बस हमें जो हम संदेश देना चाहते हैं ना, वो संदेश हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप संदेश कैसा देना चाहते हो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आप अगर लिखित में दे हो तो लिखित में ऐसी भाषा होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ ले। अगर आप बोल के बता रहे हो तो सामने वाले को आपकी भाषा समझ में आए, ऐसे शब्दों का आपको यूज़ करना है। अब तीसरा वो संदेश हो गया। चौथा मध्यम। मध्यम मतलब कि आप अपने संदेश किस माध्यम से आप भेज रहे हो। आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो उसके द्वारा भेज रहे हो, या टीवी के थ्रू आप भेज रहे हो, या कोई लेटर आप भेज रहे हो, कि आप अपना संदेश किस माध्यम से आप भेज रहे हो। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। वो होता है जो संदेश को ग्रहण करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको मतलब पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ चैप्टर, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि मैं जो संदेश आपको देना चाहती हूँ वो आप ग्रहण कर लो, और जब आप ग्रहण कर लोगे तो आप हमारे प्राप्तकर्ता कहलाए जाओगे। उसी को हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। जो हम संदेश जिसको देते हैं वो उसको ले लेता है, तो वो प्राप्तकर्ता होता है। उसके बाद जो 6th पॉइंट आता है वो संदेश प्राप्ति आता है। अब संदेश प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ, मतलब कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं समझा रही हूँ, तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप उसी तरह उसको समझते हो। तो उसमें क्या होगा कि जो वर्ता होगी उसकी जो समझाने का जो तरीका होगा या जो संदेश देने का तरीका होगा, वो सारी चीज़ें वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और तभी हमारा वो संप्रेषण सफल माना जाएगा। और फिर क्या होता है कि जो प्राप्तकर्ता होता है वो वापस से आपको फिर उसका जवाब देगा। मतलब जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने समझाया, तो अब उसके बाद आपने समझ लिया तो आप मेरे को रिव्यू दोगे, आप मुझे बताओगे कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे ये चीज़ चलती रहती है। उसके बाद आता है प्रतिक्रिया, मतलब फीडबैक देना। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया या फिर आपको किसी और ने पढ़ाया, तो आप उसको रिव्यू देते हो कि हमें समझ में आया नहीं आया, या उसमें कुछ मिसिंग था, कुछ गड़बड़ थी, या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो भी आप बताते हो। तो ऐसे हमें फीडबैक देना होता है।
उसके बाद लास्ट हमारा होता है, हमारा लास्ट आता है संदर्भ। संदर्भ मतलब कि आप है ना, मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे आप फैमिली के साथ हो तो आप बहुत सोच समझ के तो नहीं, बट फिर भी आप है ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आप वो यूज़ नहीं करते हो घर पे कि घर वाले गुस्सा करेंगे। बट आप जब बाहर जाते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, तो आप वहाँ पे कुछ भी बोल देते हो। आपको पता है वहाँ पे इसका मतलब उल्टा लिया नहीं जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल ही होता है कि चूँकि हमें संदर्भ ऐसे हम है ना हर जगह अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं। अब जैसे हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं वहाँ पे गाली वगैरह या फिर बहुत अनौपचारिक तरीके से हम बातें करते हैं और वो बहुत अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही आप अगर घर पे बोलते हो तो आपको डांट भी पड़ सकती है और साथ ही साथ पिटाई भी हो सकती है। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे क्या होता है, संदर्भ का मतलब ये होता है कि हम जो शब्द हम यूज़ करते हैं ना वो हम जगह और वहाँ पे उस माहौल के हिसाब से यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट और पॉइंट बचता है, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हम क्या है कि हम जो भी शब्द यूज़ करते हैं या कोई भी विषय हम जब चूज़ करते हैं उसमें हम जो शब्दों का यूज़ करते हैं तो उसमें भी कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वही है कि जब हम श्रोता जो होता है उसके जीवन पे भी उसी तरीके से असर पड़ता है। अब जैसे मैं जिस तरीके से शब्द यूज़ करूँगी, अब आप उसी तरीके से समझोगे और आप जब पेपर लिखोगे तो आप जो क्योंकि जब आपने सुना तो वो होता है ना कि हम जब थोड़ा थोड़ा हम सुनते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में वो बातें रह जाती हैं। तो क्या होता है कि जब आप वो पेपर लिखोगे तो आपके माइंड में वो थोड़ी बहुत बातें आएंगी और आप वो लिखोगे। तो ऐसा ही होता है कि जब आप कुछ आप जब हमारा क्या होता है कि हम जब सुनते हैं तो हम वही लिखते हैं। तो इसलिए हमारा ये जीवन मूल्य और दृष्टिकोण भी हमारे लिए बहुत, इसका भी मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये थे हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया, जिसके अंदर हमारे 9 पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सफल संप्रेषण। सफल संप्रेषण का मतलब वही है कि जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अब उसको उसी तरीके से आप जब समझ जाते हो तो उससे क्या होगा कि हमारा जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो सफल हो जाती है, मतलब वो पूरी हो जाती है। और जब मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ और आप उसका उल्टा मतलब समझ जाते हो तो वो हमारा संप्रेषण टूट जाता है। तो यह सफल संप्रेषण तभी हो पाता है जब वक्ता अपने संदेश को उस श्रोता को पहुंचाता है तो श्रोता उसको उसी तरीके से ग्रहण करता है, तभी हमारा संप्रेषण सफल माना जाता है। अब इसके कुछ अवरोध भी हो सकते हैं, जैसे हम जैसे मैंने कुछ समझाया और आप उसका कुछ गलत और मतलब ले लो तो ये हमारा गलत संदेश हो गया। और जैसे अभी मैं कुछ समझा रही हूँ तो मैंने कुछ कुछ वर्ड्स लिए हैं, तो अगर मैं उनको वर्ड्स को गलत वर्ड्स यूज़ कर लूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो गलत शब्दों का चुनाव हो गया। सुनना और समझना भी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ध्यान से हमें सुनना और समझना पड़ता है, तब जाके हमारा संप्रेषण सफल माना जाता है। और भाव भंगिमा भी, मतलब कि हम जब किसी से बात करते हैं फेस टू फेस तो हम सामने वाले की बॉडी को भी देख के हम समझ जाते हैं कि उसको हमारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कुछ कहीं और तो नहीं सोच रहा है, उसके ख्यालों में कुछ और तो नहीं चल रहा है। तो उससे भी हमारा जो संप्रेषण है वो टूट जाता है। और बोलने का ढंग से भी बहुत ऐसा ऐसा देखा जाता है, और ये तो आप बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे कि बोलने के ढंग से कैसे होता है ये। और भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम कोई हमारे सामने कोई मतलब ऐसे मराठी या ऐसे बंगाली भाषा यूज़ करे और मुझे हिंदी आती है, अब वो मेरे सामने ऐसे बंगाली भाषा वगैरह यूज़ कर रहा है तो वो मेरे को समझ में नहीं आएगी। तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों का जो संप्रेषण है ना वो टूट जाएगा, हम दोनों बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी और मुझे उसकी बात समझ नहीं आएगी। तो ये ऐसे होता है। तो ये कुछ अवरोध थे हमारे। अब हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ
कि हमने इस चैप्टर में संप्रेषण का अर्थ समझा, फिर उसके कुछ विधिक रूप हमने समझे, फिर उसका प्रयोजन हम कैसे, क्यों हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, फिर हमने उसकी प्रक्रिया समझी और लास्ट में हमने सफल संप्रेषण समझा कि सफल संप्रेषण किससे। आज हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी गलती या फिर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।